हेलो स्टूडेंट। हम आज फिर एक नए क्वेश्चन सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ कर लेते हैं तो आपके हर क्वेश्चन एक से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम पहले क्वेश्चन में बात करते हैं कि दूध से दही बनने की क्रिया एक उदाहरण है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, जब हम दूध से दही बनने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो दूध से दही बनने में क्या होता है, दूध में प्रेजेंट जो आपका लैक्टोज शुगर होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मतलब सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि वहां पर क्या हो रही है, एक रिएक्शन हुई जिसमें एक शुगर था जो किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिसकी जो क्या हुआ, एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्या है, एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आप लोगों को समझ में आता होगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें जिसमें किसी नए प्रोडक्ट, नए प्रॉपर्टीज का क्या हो, फॉर्मेशन हो। ठीक है, अगर आप मिल्क की प्रॉपर्टीज देखें और कर्ड की प्रॉपर्टी देखें, दोनों की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अंतर होता है। कर्ड जो होता है वो सिट्रस टाइप का होता है, थोड़ा जो खट्टापन उसमें होता है। तो वो किस वजह से आता है, एसिड के फॉर्मेशन की वजह से आता है। इसलिए क्या है, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शन इज। देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक हम सिंपल सा एग्जांपल जानते हैं कि CO2 CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सन लाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होते हैं, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज कर देते हैं यहां से, ये ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 6 है। तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने थे, 12 और 6 18, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 12 ये हो गया और 6 ये हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, फिर केमिकल चेंज के बारे में पूछ रहा है। रासायनिक परिवर्तन मतलब कुछ जो है नए प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए, अगर हम कहें कि मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस में सिर्फ क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। आइस क्या होता है, सॉलिड होता है और वो फिर लिक्विड में चला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं आइस किस चीज का बना होता है, तो आपके H2O का बना होता है, और वो कन्वर्ट होकर के लिक्विड में जाता है तो वो भी H2O ही होता है। तो ये तो आपका केमिकल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फिर बोल रहा है बर्निंग ऑफ पेपर। देखिए, बर्निंग ऑफ पेपर, जब कागज को जलाएंगे तो कागज जलाने के बाद जो है किसमें कन्वर्ट होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, और कागज जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज किससे मिलकर के बने, कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं। तो इसलिए क्या होगा, कन्वर्स होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन होगा तो उसमें से H2O की वेपर्स निकलेंगी। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसा चेंज हो रहा है जिसको हम वापस अपनी पोजीशन पे नहीं ला सकते। वापस जो है उसको हम, अगर हम चाहें तो कि इस चेंज को पेपर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, जैसे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर वापस चाहें कि हम इसको पेपर में कन्वर्ट करें तो इसको हम वापस नहीं ला सकते। ठीक है ना, जबकि मेल्टिंग ऑफ आइस में अगर हम जो वाटर बना है उसको हम अगर हम फिर फ्रीज कर दें तो किसमें चला जाएगा, वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसमें सही होगा। ठीक है, ये क्या है, ये केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, टेनिंग ऑफ पेपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पेपर को अगर आप फाड़ देंगे, अगर पेपर को आप फाड़ देंगे तो पेपर का फाड़ना कोई केमिकल चेंज थोड़ा है, वो पेपर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, वाटर में अगर सॉल्ट को डिजोल्व करें तो ये भी क्या है कि कोई केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, ये वापस हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, हरा रंग होता है। अगर आप इनमें से किसी का अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं इसमें बता सकता हूँ लेड ऑक्साइड का होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके पूछेंगे तो ये BaSO4 का वाइट होता है। ठीक है, AgCl का वाइट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें देखने की कोशिश करें जो है ये CuSO4 5H2O का
नीला होता है, ठीक है, जिसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, इसमें बोला फेरस सल्फेट FeSO4 7H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्न में कौन रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स? तो एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स की बात चल रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि H2O में क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिकम्पोजिशन हुआ, ये एक कंपाउंड ब्रेक होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक जो है, देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जिंक अपना अपना नेचुरल स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉपर पे देखिए SO4 पे कितना होता है, -2, तो इस पे क्या होगा, +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉपर को देखिए, यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, 0 हो गया। तो देखिए +2 से 0 में जा रहा है, +2 से क्या हो रहा है, 0 में जा रहा है। +2 से 0 में जाने का मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, देखो इसको प्लस चार्ज न्यूट्रल हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लिया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। कोई इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो उसका क्या कहलाते हैं, अपचयन या रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। और जिंक को देखिए 0 से किस में जा रहा है, जिंक जो है 0 से किस में जा रहा है, देखिए इस पर -2 है, तो इस पर क्या आएगा, +2 आएगा ना, तो इस पर +2 आएगा, तो देखिए ये किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, जब जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, कि विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, जिंक है, और कह रहा है कि हम अगर इसको H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो हमने पढ़ा है, सिंपल सी बात पढ़ी है कि अगर कोई मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए ये ऑक्सीजन गैस कब रिलीज होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब रिलीज होती है, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तब, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ आक्सीकृत होता है वह है द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज इन अ redox रिएक्शन इज। जब हम बात करते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस किसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई सब्सटेंस जो है अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पर एक हमने Zn लिया था, हमने CuSO4 लिया था, और हमने क्या देखा कि ये कन्वर्ट हो रहा था ZnSO4 और Cu में। तो देख, जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर बन रहा है। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैसे, देखो ध्यान से समझना है इसको। Zn ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव में चला गया होगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, कॉपर ने। तो देखिए कॉपर को, जो कॉपर पे +2 चार्ज था, उसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया, जिंक ने दिया। तो जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसने हेल्प किया कॉपर को, किस लिए, रिड्यूस होने के लिए। तो ये क्या कहा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। इसने तो इसको इलेक्ट्रॉन दे करके रिड्यूस कराया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस को जिसको पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसके बारे में माइकल फैराडे ने बताया था। कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हम उनको डालें तो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। रेट मतलब स्पीड को चेंज कर देते हैं, ठीक है, या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे, ठीक है। तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर बढ़ाते हैं तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट, और घटाते हैं तो उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, लोहे में जंग लगना एक। देखिए जब लोहे की बात करते हैं तो लोहे में जंग लगने की बात क्या होगी, Fe है, हमारा लोहा है, हमने इस पे जंग लगने की बात करें तो मतलब ये O2 से, और इसने XH2O से रिएक्शन किया है, तो क्या बनाएगा, XH2O का मतलब H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2O3XH2O, ठीक है। देखिए ये क्या बन गया, ये रस्ट बन गया, क्या बना, रस्ट हो गया ये, ठीक है। तो अब देखिए जो रस्ट हुआ तो इसमें आप देख रहे हैं कि आयरन क्या होगा, ऑक्सीडाइज हुआ। आयरन ने क्या किया,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, ये एक तरीके का क्या हो गया, आप देखेंगे तो ये एक तरीके का क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ ना। यहाँ पे देखिए आयरन ने इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, तो ये क्या हो गया, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कली चूना का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ध्यान से सुनिएगा, कली चूना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। देखिए कली चूना, कली चूना, ठीक है, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। तो क्विकलाइम हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं। ये क्या है हमारा, लाइम स्टोन है। ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये क्या है, लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन है। ये क्या है, स्लैग्ड लाइम है। ठीक है ना, लाइम स्लैग्ड लाइम कह लीजिए या चूने का पानी कह लीजिए। ठीक है, ये चूने का पत्थर है, ये चूने का पानी है और ये कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, इसमें सही होगा। नेक्स्ट, क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं। देखिए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड। देखिए जैसे मान लीजिए हमने HCl लिया और हमने इस पे NaOH का रिएक्शन करा दिया, तो HCl क्या है, एक अम्ल है, NaOH क्या है, एक क्षार है। तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। अम्ल ने क्षार को उदासीन कर दिया, क्षार ने अम्ल को उदासीन कर दिया, तो ये क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा अगर आपसे बोलता है रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन का भी हमने पीछे ही बात करी थी। रिडॉक्स रिएक्शन Zn+CuSO4, ठीक है, क्या बना था, ZnSO4 बन गया था और Cu बन गया था। अगर अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करें, अवक्षेपण जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा NaCl प्लस AgNO3, क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा NaNO3 प्लस AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, AgCl का हो जाएगा प्रेसिपिटेट बन के तैयार होगा। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें डी ऑप्शन के लिए, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहा है, विखंडन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया कह लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, CaCO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO प्लस CO2 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विखंडन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कह रहा है कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है, रिएक्शन शोज थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन अभी हमने बात करी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। इसमें Cl की जगह क्या आ जा रहा है, Br आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे भी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, प्रतिस्थापन। यहाँ पे देखिए NaOH और HCl रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण विक्रिया हुई। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये CaCO3 किसमें ब्रेक हो रहा है, CaO प्लस CO2 में, तो टूट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये हीट करेंगे तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस निम्न में कौन है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस इवॉल्व्ड व्हेन द लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, PbO प्लस NO2 गैस प्रोड्यूस। ठीक है, PbO प्लस NO2 गैस प्रोड्यूस हो। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो बना ये गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्न में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। देखिए मैग्नीज आसानी से रिएक्शन करता है, इसके लिए आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम आसानी से रिएक्शन कर जाएगा, जिंक भी रिएक्शन करता है, जो है आयरन भी रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, लोहा भी रिएक्शन कर जाता है, कॉपर उससे रिएक्शन नहीं करेगा। कॉपर रिएक्शन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि कॉपर की जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन से नीचे है। और आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब जब रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करते हैं तो जो भी एलिमेंट जो है ऊपर होते हैं वो नीचे वाले को आसानी से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है, तो अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे, मान लीजिए हमने HCl ले लिया और कॉपर को हमने रिएक्ट करा दिया, तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन का मतलब क्यों, नो रिएक्शन क्यों हुई भाई, कि नो रिएक्शन इसलिए हुई क्योंकि देखो यहाँ पर कॉपर क्या है, कॉपर नीचे पड़ रहा है और हाइड्रोजन ऊपर पड़ रहा है। ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर पड़ता है, कॉपर नीचे पड़ता है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उसे कहते हैं।
देखिए, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें देखने को मिलती है, या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या तो ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। तो ऊष्मा का उत्सर्जन जब होता है तो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जब हम क्या कहते हैं, किसी रिएक्शन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और जब किसी में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे अभी हमने बात करी थी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है, हो सकता है CaCO3, इसको हमने हीट किया, बिना हीट के रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हमने मीथेन लिया CH4, इसको हमने कंबर्स किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना। ठीक है ना, तो अब H2O बना और साथ में क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। तो ये क्या है, ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन की हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, Zn प्लस CuSO4। ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, उसके बाद तापीय अभिक्रिया। ठीक है, थर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें, थर्मल रिएक्शन वही, अगर आप बात करो, ये भी एक थर्मल रिएक्शन है। ठीक है, थर्मल रिएक्शन ये भी एक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो है बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफेद अवक्षेप निम्न में से क्या है। देखिए, बेरियम क्लोराइड बोला है हमसे, BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, BaSO4 बन जाएगा और प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखा जाए तो इसमें BaSO4 का ही क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। यही क्या होता है, यही प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है, PPT बनती है इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए, रिफाइनिंग तो मतलब ये हो गया कि हम किसी किसी और से किसी मेटल को अलग कर रहे हैं या उनको प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो रिफाइनिंग में आ जाता है। ठीक है, एलोइंग, एलोइंग मतलब जैसे हम दो या दो से अधिक मेटल को या मेटल और नॉन मेटल को मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक मिश्र धातु बनाते हैं, उसको एलॉय कहते हैं। ठीक है, उसको एलोइंग कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है जैसे हमने कोई सॉल्ट लिया और उसमें क्या किया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया और उसको इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर और हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, तो उसमें क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जो आयंस होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और अलग अलग इलेक्ट्रोड पे या कह सकते हो आप अपोजिट इलेक्ट्रोड पे वो हमें ऑब्जर्व होते हैं या प्राप्त होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं उसको। जैसे मान लीजिए एक हमने मेटल लिया, उस पर हमने क्या किया, डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ मेटल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या कर दिया, इसमें एक मेटल को डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसलिए ये संतुलित नहीं है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, ये भी संतुलित नहीं है। कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ये भी संतुलित नहीं है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे दोनों 2 2 है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इवॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है और हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर के क्या निकलता है, उससे एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी निकल रही है तो इसलिए हमारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो हमारे जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया में क्या बनाता है। ठीक है, देखो चूना जल बोला है, चूना जल क्या होता है, चूना जल होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर। देखिए, लाइम वाटर या चूना जल जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हमने क्या पास कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइम स्टोन बोलते हैं, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्न में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन हमने भी पीछे पढ़ी है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ आयरन की रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, तो वो तो रिएक्शन नहीं होती है, वो तो क्या है, रिएक्शन का एग्जाम्पल है मिल्क टर्निंग सोप।
मिल्क टर्निंग सोर मतलब मिल्क का खट्टापन, मतलब वहां पे क्या होता है, लैक्टोज शुगर जो होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो वहां पे भी देखिए केमिकल रिएक्शन कम जो देखने को मिल रही है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर जो होता है ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक जो है फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस नहीं है। बर्निंग ऑफ क्या होता है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, किसी चीज को कंबस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो ये भी क्या होगा, ये हमारा केमिकल प्रोसेस है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है ये केमिकल प्रोसेस नहीं है। कॉपर सल्फेट घोल का रंग क्या होता है, देखो कॉपर सल्फेट के बारे में भी मैंने पीछे ही बात करी थी। कॉपर सल्फेट को CuSO4, ठीक है, 5H2O, इसको ब्लू विट्रियल भी बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती हैं तब क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की हम बात करें तो CuSO4 हो गया, और जब हमने इस पे क्या कर दिया, आयरन नेल डाल दी Fe, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu होगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, देखते हैं। नो रिएक्शन अकर, ये तो नहीं होगा। अ लेयर ऑफ कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन आयरन, देखो एक लेयर ऑफ कॉपर, देखो जैसे जैसे यहाँ से क्या होगा, आप देखोगे कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करता जाएगा, तो कॉपर की जो लेयर है वो आयरन की नील के ऊपर क्या होगी, डिपॉजिट होती जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आयरन डिजोल्व कंप्लीटली नहीं, ये भी नहीं होगा। नो ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या देखा जाता है। देखिए लेड नाइट्रेट अभी हमने पीछे देखा था कि PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, PbO बनता है। ठीक है, क्या बनता है, PbO, और साथ में क्या निकलती है, NO2 गैस निकलती है। और यही गैस कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो ब्राउन फ्यूम एंड, देखिए ये जो होता है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो ब्राउन फिल्म और येलो रेसिड्यू बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्न में कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में बदलती है। देखिए कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में कौन बदलती है, तो भोजन देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो उस ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के क्या होते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। मतलब बेसिकली अगर हम कहें तो C6H12O6 होता है हमारी बॉडी में, जो क्या होता है, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O बनाता है, और साथ में क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये रिस्पिरेशन प्रोसेस होती है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। रिस्पिरेशन में ही हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे ग्लूकोज पौधों में किस रूप में जमा होता है, इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन प्लांट। देखिए प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज होता है, या कह सकते हो प्लांट के अंदर जो उनका फूड मटेरियल होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ग्लाइकोजन्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है ना, जो हम लोग होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हम क्या बोलते हैं, ये एक तरीके से क्या हो गया, ये स्टार्च ऑफ एनिमल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च ऑफ एनिमल। ठीक है, स्टार्च ऑफ एनिमल भी बोला जाता है इसको। तो आगे आगे हम बात करते हैं, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वही जो है पित्त रस को प्राप्त करता है। ठीक है, कह रहा है पत्तियों में रंध्रों का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाई, तो ये गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स के थ्रू होता है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। देखिए बोल रहा है व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन टीथ। देखिए ये क्या होता है, इनेमल होता है, जो हमारे ऊपर दांत की ऊपर वाली परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ठीक है, सलाइवा निम्न में से किस ग्रंथि का स्राव है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। देखिए सलाइवा जो होता है, सेलिवरी जो ग्लैंड होती है उसकी लार ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उसका स्राव है। निम्न में कौन मनुष्य के छोटे आंत का भाग नहीं है, निम्न में से कौन सा मनुष्य के छोटे आंत का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। वो होता है कॉलन। कॉलन जो होता है वो आप देखोगे जो है जिसको अपेंडिक्स बोला जाता है, वो भाग होता है। ठीक है, तो वो बड़े आंत में देखने को मिलता है, छोटे आंत में नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डज अ मशरूम है। देखिए ये जो होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, या इनको कह सकते हैं मृत जीवी पोषक होते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन स्वपोषी होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉप्स? देखिए ऑल जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्न में कौन अवशेषी अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन? जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मतलब जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है, बस वो ऐसे ही है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? कह रहा विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज अमीबा कंज्यूम इट्स फूड? वो होता है कूटपाद बोलते हैं उसको, या कह सकते हो स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है ना, स्यूडोपोडिया भी बोला जाता है इसको, स्यूडोपोडिया से ग्रहण। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? देखिए वो 8 से लेकर के 10 मीटर की लंबाई का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? ठीक है, रिस्पिरेशन के बाद क्या बनता है? आप लोगों को मैंने इसकी रिएक्शन बताई थी, C6H12O6। इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्न में किण्वन क्रिया होती है? देखो किण्वन जो होता है वो पेशी कोशिकाओं में भी नहीं होता, माइट्रोकांडिया में भी नहीं होता, ईस्ट में, ईस्ट जो रहता है इसकी वजह से किण्वन होता है। ठीक है, ईस्ट में, ईस्ट सेल के अंदर किण्वन की प्रक्रिया होती है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणुओं से बना अणु होता है? देखिए ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में बात करते हैं, तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित में किसके द्वारा होता है? द कॉकरोच रिस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए वो होता है ट्रैकिया के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ट्रैकिया के थ्रू होता है। निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? देखिए फेफड़े द्वारा श्वसन किस में होता है, कछुए में होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। किसको बोलते हैं, टोटॉइस बोलते हैं, टोटॉइस में होता है या कछुए में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, रक्त। रक्त क्या है, तो देखो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, या तरल जो है संयोजी ऊतक बोलते हैं। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द एनिमल ऑफ द मैमेलिया क्लास? देखिए मैमेलिया क्लास में 4 चैम्बर्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्न में कौन मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है? देखिए मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120 और 80 होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ब्रिक की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? देखिए इसका जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।